हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है जीपीएससी क्लास 1 टू PYQs की सीरीज़ में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो साफ़ सफाई में लगे होंगे और उसी के साथ आपकी तैयारियाँ भी ज़ोरों ज़ोरों से चल रही होगी। अगर आप थके हुए भी हैं तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक एनर्जेटिक थॉट के साथ। सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं होती है, राइट। अगर आपको टॉप तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप लेना होगा, सबसे पहली सीढ़ी चढ़नी होगी अगर आपको ऊपर मंजिल तक पहुंचना है तो, राइट। ठीक उसी तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने का अगर आपके पास टारगेट है तो इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा और अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना होगा। हर दिन पढ़ने के आवर्स बढ़ाने होंगे। अगेन अगर जब मैं पढ़ने के आवर्स की बात करती हूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप 8-8 16-16 घंटे बैठ करके पढ़िए तभी चीज़ें हो पाएगी। बट हर दिन आपका कॉन्सेंट्रेशन, हर दिन आपके एफ़र्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती रहनी चाहिए। अपने आप को लगे मानिए कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। काफ़ी सारे लोग हैं कि जिन्हें ये मिल भी नहीं पाता है, शायद वो चाह करके भी इसे छोड़ देते होंगे। बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप कैपेबल हैं, आपके पास उतने रिसोर्सेज है, स्ट्रेंथ है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप करेक्ट रिसोर्स तक पहुँचे हैं जहाँ से आपको नॉलेज मिल सके। तो अपने आप को लकी समझिए और अपना पूरा 100% एफर्ट डालिए। एन्जॉय करिए इस जर्नी को जो हर किसी को नहीं मिलती है। खून पसीना मेहनत एक लगाने का, हर दिन उसी जंग से बार बार लड़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आपको मिला है, आप लकी हैं। आपको बैठ करके पढ़ना है, मज़े करने हैं। ये 2 घंटा दे रहे हैं, जो 4 घंटा दे रहे हैं, बैठिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जो आपका काम है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। कोशिश कीजिए अपनी इस जर्नी के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहें, खुद भी पॉजिटिव रहें, अपने आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाए रखें, राइट। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए पूरी पॉजिटिव वाला माहौल इस वीडियो के अंदर डाल सकूँ एंड एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ से भी बाउंस बैक आएगी। अगर ये वीडियो आपकी आपके आपकी जर्नी के अंदर आपको हेल्पफुल हो पा रहा है, मेरा चैनल हेल्पफुल हो पा रहा है, तो वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। याद रखिएगा, बात सिर्फ एक एग्ज़ाम तक की नहीं है, लाइफ की जर्नी है। जब आप अपने आप को पीछे देखें मुड़ करके तो आपको लगना चाहिए कि मैंने जो काम किया ना बड़ी बेहतरीन तरीके से, बड़े मज़े से किया है, राइट। ठीक है, तो फिर चलिए एक दूसरे को पुश करते हैं। मैं आपकी जर्नी में थोड़ा ऐड ऑन कर रही हूँ, आप मेरे जर्नी में थोड़ा ऐड ऑन कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके लिए ये वैल्यू एडअप कर पाएगा। और अगर कुछ नहीं हो सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपने तरफ से एफ़र्ट करती रहूँगी जो चीज़ मैंने खुद से अपने मन से उठाई है। बाकी हाँ, आपकी तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो आता है तो फिर मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी इन सब चीज़ों के अंदर, राइट। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। मैं पहले वापस से क्लियर कर देती हूँ कि जीपीएससी क्लास 1 टू PYQs की सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं 7th 124 को जो पेपर हुआ था वो, और ये पेपर नंबर 2 है। अगेन दिस इज़ पेपर नंबर 2। जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेरा मेन एम ये रहा है कि हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस ना करें, उसके साथ उस क्वेश्चन में रहे उस टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस कर लें ताकि आपके लिए वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो चुकी है, उस पर एकदम हथौड़ा मारते हैं ताकि चीज़ें एकदम ब्रेन में स्ट्राइक कर जाए। मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर 10 क्वेश्चंस करते हुए 40 तक क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। इससे इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस के रिलेटेड जो डेटा है वो जीपीएससी के अंदर और बहुत सारे पीसीएस के अंदर पूछा जाता है, तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिए। ऑप्शंस में दिया गया है केरला, नागालैंड,
गोवा एंड तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बी नागालैंड है। देख लेते हैं। द 15th इंडियन सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 2 फेज, हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। द 2011 census covered 640 districts, 5,924 sub-districts, 7,935 towns and more than 6 lakh villages. Nagaland recorded negative population growth according to 2011 Indian population census. It recorded minus 0.58 growth in population. The population growth was positive for the rest of state given in the options. गोवा का आप देख लीजिए 8.23 ग्रोथ था, हरियाणा का 19.90, केरला का 14.91% पॉपुलेशन ग्रोथ था। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये आप देख रहे हैं रिपीटेडली सेंसस से ही क्वेश्चन लिया गया है एक साथ में ही। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। समझ लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कितने पर्सन्स रह सकते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो उसके बारे में बात की गई है पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिसेस ऑफ पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011 वर्स 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस के हिसाब से कितना था। सो इट वाज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अरुणाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो एक्सट्रीम डेटास होते हैं ना, हाईएस्ट, लोएस्ट, ये सारे ही आपको बिल्कुल से ध्यान में रखने, ये एग्ज़ाम में पूछाने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। देखिए ये चीज़ एक फ़ायदे होती है जब आप यूट्यूब से या फिर किसी मेंटोर के अंडर पढ़ते हैं। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि सेल्फ स्टडी से आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। बट ये जानने के लिए कि क्या चीज़ पढ़नी है, कितने डेप्थ में जा कर के पढ़नी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। कितने लोगों को बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स लग जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में। कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है, आप अपने पेस पे कुछ चीज़ों को सीखते हुए कर रहे हैं, बट आपकी एफ़र्ट भी उतनी ही है। बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप उतनी एफ़र्ट डाल रहे हैं और अगर आप मेंटर के अंडर स्टडी कर रहे हैं कहीं से, कोई पर्टिकुलर जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कितने लेवल पे पढ़नी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद देयर प्रोविजन करेक्टली। आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनके प्रोविजंस दिए गए हुए हैं। 268, surcharge on certain taxes and duties for the purpose of the center. B. 270, service tax levied by center. 271, article for taxes levied by center but not collected and appropriated by state. 268A, taxes levied and collected by center but distributed between the center and states. ये डायरेक्ट आंसर नहीं दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल से आपको उनके प्रोविजन से मैच करना है, मैंने डायरेक्टली सिर्फ रीड किया है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। पॉलिटी के अंदर आप हर आर्टिकल को याद नहीं रख सकते हैं, बट जो मेजर आर्टिकल हैं वो आपको बिल्कुल से याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs जितने भी हैं, पार्लियामेंट को लेकर के जितने भी हैं, गवर्नर, ये सारे जितने ही मेजर हो जाते हैं इमरजेंसी, वो आपको बिल्कुल से ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर ट्रू? फर्स्ट स्टेटमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट कैन अवेल एक्सटर्नल असिस्टेंस फ्रॉम बाइलेटरल एजेंसीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वाइटल इंफ्रा प्रोजेक्ट। Statement second, state and local authorities can tax the corporation or companies created by union government. आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। मैं इसको समझाती हूँ ज़रा कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आज स्टेट गवर्नमेंट एक्सटर्नल असिस्टेंस ले सकती है फ्रॉम बाइलेटरल एजेंसीज। किस चीज़ के लिए? जितनी भी वाइटल इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हाँ बिल्कुल ये जो फैसिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ कहा जा रहा है क्या स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़
यूनियन गवर्नमेंट के कंपनीज और कॉरपोरेशन को टैक्स कर सकते हैं। सो यस, आप जब पॉलिटी के अंदर पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा बाकायदे अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से जब टैक्स की बात की जा रही है, मनी बिल की बात की जा रही है, फाइनेंशियल बिल की बात की जा रही है, तो वहाँ पे बताया गया है कि किन चीज़ों पे टैक्स लग सकता है, किन चीज़ों पे नहीं लग सकता है। उसी के साथ साथ स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर भी इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया गया है। पॉलिटी के अंदर भी कुछ चैप्टर बहुत ही मेजर हो जाते हैं। अगर बच्चों ने वो सारे ही चैप्टर्स करे होंगे तो ये क्वेश्चन उनके लिए करना बहुत बहुत ही आसान रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। व्हाट इज CRR? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ अ बैंक डिपॉजिट दैट दे कीप विद RBI एज अ गोल्ड डिपॉजिट ओनली. Second, it is a deposit made by bank with RBI in a form of reserve or balance. आपका ऑप्शन बी दैट इज ओनली 2 करेक्ट है. इट इज़ अ डिपॉजिट मेड बाय बैंक विद RBI इन फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंसेस. स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट दैट कीप विद RBI इज अ गोल्ड डिपॉजिट ओनली. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. गोल्ड डिपॉजिट के फॉर्म में ही सिर्फ रखना अलाउड है, ऐसा नहीं होता है. जब ये ऐसे ऑनली वाला ऑप्शन हो ना तो आप एक बार उस पर रीथिंक कर लीजिए. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ऑनली वाले हमेशा ही गलत होते हैं. कई ऐसे मैंने देखे हैं यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें बता दिया गया है जब भी ऑनली रहे तो आपको वो ऑप्शन एक्सट्रीम है ऐसा मान करके हटा देना है. नहीं, साइंटिफिकली बहुत सारी रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं. कुछ चीज़ है जो कोई बैक्टीरिया के बारे में कहा गया है और वो ओनलीज पे आ जाता है. सो आपको अपनी रिस्क नहीं लेना है उस टाइम पे, राइट. सो मैं उस चीज़ को बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दूंगी कि आपने स्टेटमेंट में ओनली देखा तो उसमें हमेशा ही गलत कर दीजिए. वो हमेशा ही गलत ही होगा, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम पे ये गलत ही होता है, राइट. यहाँ पे क्योंकि कहा जा रहा है CRR को गोल्ड फॉर्म में ही रखा जा सकता है सिर्फ, तो ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे. जो हमारे चैनल पे नया है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैंने आगे के कुछ क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिया क्योंकि वो फैक्चुअल्स थे. यहाँ पे ये इकोनॉमी के सब्जेक्ट से CRR को डिस्कस किया जा रहा है. कैश रिजर्व रेशियो देख लीजिए. कैश रिजर्व रेशियो मैंडेट कमर्शियल बैंक टू मेंटेन अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट known as net demand and time liabilities as a cash reserve with RBI. तो बैंकों के द्वारा उनकी टोटल डिपॉजिट्स में डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ दोनों ही कंसिडर की जाती है. अब यहाँ जिन्हें पता नहीं है कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं तो उन्हें इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत है. बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके नॉलेज के बिना हर क्वेश्चन आप तुक्के से सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो हमारे चैनल पे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियोस डाली गई हैं कुछ, आप उन्हें रिफ़र कर सकते हैं या फिर कहीं से भी इन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं. सो मैं आपको समझा रही थी कि बैंक को अपना टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के साथ रिजर्व रखना होता है. उसी को कह दिया जाता है कैश रिजर्व रेशियो. Essentially, CRR represent the portion of a cash deposit held by bank at RBI. इस रेगुलेशन को कहाँ पे मेंशन किया गया है? It is outlined in section 42 of RBI Act 1934. This requirement is applicable to all scheduled commercial bank. Example ले लेते हैं. If Bank A receive 100 crore in deposit and CRR stands at 3%, it must deposit 3 crore in cash with RBI, leaving 97 crore for its operations. अब यहाँ पे आप बार बार एक टर्म देख रहे होंगे कैश कैश कैश, तो इसे आपको ध्यान में आ गया होगा कि वो ऑप्शन जो फर्स्ट था जिसमें कहा गया था गोल्ड के फॉर्म में डिपॉजिट करना है वो क्यों रॉन्ग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश में रखना है RBI के पास में. तो मान लीजिए कोई एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ ऑफ डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट के तौर पे आए हैं और 3% RBI ने अपने रूल्स के हिसाब से कहा कि 3% कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे आपको रखना है. यानी 100 करोड़ का 3% 3 करोड़ हो जाते हैं जो कि उस बैंक को अपने ऑपरेशन में से साइड हटा के RBI को
डिपॉजिट करा देना है। यानी अब उसके पास बचते हैं 97 करोड़, जो कि वो अपने ऑपरेशन लैंडिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। होप आपको CRR का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी मन में कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बिल्कुल से पूछिएगा। देखिए, जो बच्चे ना कोई ऐप के द्वारा कहीं पे एनरोल करके नहीं पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, वो प्लीज़, अगर आपके मन में डाउट आता है ना तो उसे पूछिए। बिकॉज कुछ लोग बाकायदा ये यूट्यूब पे काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों की हेल्प कर सके। सो जो बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे हैं, कहीं एनरोल नहीं किया है, वो क्वेश्चन पूछिए, हम उनका आंसर देंगे, मैं उनका आंसर दूंगी। एंड मुझे भी इस प्रोसेस के दौरान बहुत ही मज़ा आएगा। When the central bank increases the CRR, the available money for bank diminishes, and conversely, when it decreases, the accessible funds rise. This cash reserve must be stored either in a bank's vault or with the RBI. मैं जो फर्स्ट अभी मैंने रीड किया है मैं उसे अभी एक्सप्लेन करूँगी, पहले बाकी की चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ कि कैश रिजर्व को स्टोर कैसे करना है, या तो बैंक के वॉल्ट में या फिर RBI के पास। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें मेरी दूसरी साइड में ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR दिया गया है, उसे देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ गारंटी ऑफ अ सेफ्टी फॉर बैंक डिपॉजिट बाय होल्डिंग अ पोर्शन ऑफ देम विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंश्योरिंग ईज ऑफ रिफंड फॉर क्लाइंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जब काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों के पैसे को ले रहे हैं। तो ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से कि कोई फंडिंग ऐसी साइड में कराई जाए जो कि गारंटी दे सेफ्टी की। सो कैश रिजर्व रेशियो का यही एम है, दैट इट प्रोवाइड्स अ गारंटी ऑफ अ सेफ्टी फॉर बैंक्स डिपॉजिट बाय होल्डिंग सर्टन पर्सन विद RBI, ताकि जब भी क्लाइंट रिफंड मांगने के लिए आए तो एक ईज़ रहे कि हाँ वो हमने साइड रखा है, उसमें से भी निकाल के दिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट जो मेंशन कर रहा है, CRR ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन अ टाइम्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन, RBI increases the CRR, compelling bank to bolster their reserve fund, thus curbing their lending capacity. इस ऑब्जेक्टिव को हमने ऊपर जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा है उसके साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, CRR को इंक्रीज कर देता है। इन्फ्लेशन प्राइस राइज से, ओवरऑल प्राइस राइज जब होती है तो उसे इन्फ्लेशन का टर्म दिया जाता है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ गई है यानी क्या है, लोगों की परचेसिंग पावर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। एंड आपने ये चीज़ समझा होगा कि जब डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज़ की तो उस प्राइस क्या होती लगती है, और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करता है, CRR को बढ़ा देता है। अब इससे क्या होगा, इससे भला कैसे मार्केट में मनी कम होगा। देखिए, जैसे ही RBI CRR को बढ़ाएगा, हमने आगे जो एग्ज़ाम्पल लिया था जहाँ पे 3% था, वहाँ से वो 5% कर देते हैं, तो 5 करोड़ रुपीस बैंक को रखने होंगे CRR के तौर पे, और बाकी 95 करोड़ ही बचेंगे। तो पहले वो जो 97 करोड़ से अब 95 यानी 2 करोड़ रुपीस मार्केट में कम घूमेगा, क्योंकि बैंक के पास 95 है तो वो 95 ही लैंड कर सकते हैं। पहले 97 था तो वो 97 लैंड कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से RBI क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR का यूज़ किया जाता है। वही इसके ऑपोजिट हो जाएगा, जब रिसेशन चल रहा होगा तो CRR के रेट को घटा देगा, ताकि जो बैंक हैं वो कम अमाउंट CRR के तौर पे रखें और बाकी के जो पैसे उनके पास बचते हैं वो लेंडिंग के अपने ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सके। अब CRR तो हम पढ़ चुके हैं, तो एक और जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उसे भी यहाँ कवर कर लेते हैं, इंक्रीमेंटल CRR।
This measure is implemented by bank in response to sudden influx of deposits. Such a scenario could prompt bank to increase lending and inject more money into economy, potentially fueling inflation. Consequently, a distinct cash reserve ratio is applied to deposit from a specified date to counteract excessive liquidity. This is achieved through mechanism of incremental CRR wherein the RBI absorbs surplus fund. तो ऐसा ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे जो बैंक हैं उनके पास सडन इन्फ्लक्स हो जाता है डिपॉजिट का, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट आ जाते हैं, तो उस बढ़े हुए डिपॉजिट के लिए कुछ टाइम पीरियड तक CRR के रेट को बढ़ा दिया जाता है, राइट। वही उसी को कहा जाता है इंक्रीमेंटल CRR। तो इसके द्वारा RBI क्या ट्राई करती है, जो सरप्लस फंड आ गया है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। Question number 46. What are major agriculture sector challenges of India? First, raising agriculture productivity per unit of land, that is, increasing yield, diversification to higher value crop, and developing value chain to reduce marketing costs. Second, reducing rural poverty through a social inclusive strategy that comprise both agriculture as well as non-farm employment. Third, ensuring that agriculture growth respond to food security needs. ये सभी ही क्या कहे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के मेजर चैलेंज कहे जा रहे हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 and 3। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज इवैल्यूएट द स्टेटमेंट मेंशन बिलो। First, Paramparagarat Krishi Vikas Yojana has been launched to motivate group of farmers to take up organic farming. Second, soil health cards have been introduced to enhance productivity of specific crop in a suitable manner. Third, price stabilization fund has been established to support market intervention for price control of perishable agri-horticultural commodities. Fourth, Gram Jyoti Yojana will provide uninterrupted electricity supply. This will not only boost production but will also have a huge impact on the overall lives of farmer, including cottage industry, education, etc. आंसर कोड में 1, 2, 3, 4 सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप ये यहाँ पे चारों अलग अलग तरीके की योजनाएं दी गई हैं, तो उन चारों के बारे में हम थोड़ी चीज़ें जान लें, जिससे कि आपका इन योजना से रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी एक ही योजना पे क्वेश्चन बनते हैं और 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं तो आप उसे करेक्ट तरीके से कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। इट इज़ एन एलिब्रेटेड कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ अ मेजर प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो हमारा जो नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करके मेजर प्रोजेक्ट रहा है, उसके अंडर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट आता है और उसी का एक कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रख लेना है, परंपरागत कृषि विकास योजना नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। इसके अंदर किस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेज बाय क्लस्टर अप्रोच एंड PGS certification, promotion of commercial और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थ्रू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे बात की जा रही है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग की। द प्रोड्यूस विल बी पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री and will contribute to improve health of consumer. It will raise farmer income and create potential market for traders. ये देखिए इस सब के एम्स बताए गए हैं, क्या इन सब के बेनिफिट रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रख लेना है कि परंपरागत कृषि विकास योजना नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए PGS सर्टिफिकेशन के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। क्या क्या इसके फ़ायदे हो जाएंगे कि फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, कंज्यूमर का हेल्थ इम्प्रूव होगा, ये फार्मर को मोटिवेट करेगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें अपने प्रोडक्शन के अंदर इनपुट डालने के लिए, क्योंकि पूरा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें। बढ़ते हैं सेकेंड स्कीम की तरफ, दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम।
ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर 5 2015 के अंदर। सॉइल हेल्थ कार्ड एक तरीके से प्रिंटेड रिपोर्ट है जो कि कंटेन करता है न्यूट्रिएंट स्टेटस, यानी आपके सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे 12 न्यूट्रिएंट्स कवर किए गए हैं, उनकी कितनी मात्रा पाई जा रही है आपके सॉइल के अंदर। ठीक है, अब आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड है जहाँ पे न्यूट्रिएंट स्टेटस बताया जाता है। 12 न्यूट्रिएंट्स है, उनके स्टेटस बताए जाते हैं कि ठीक है ये आपकी सॉइल में कितने पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में। तो देख लेते हैं पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। आपको इन 12 न्यूट्रिएंट्स के नाम याद कर लेने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड इज प्रोवाइडेड टू ऑल फार्मर इन अ कंट्री एट इंटरवल ऑफ 3 years to enable the farmer to apply recommended doses of nutrient based on soil test value to realize improved and sustainable soil health and fertility, low cost and higher profit. Farmer can track their soil sample and also obtain their soil health card report. तो यहाँ पे सभी फार्मर को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और उनको रिकमेंड किया जाता है कि इतना डोजेस प्रोवाइड कीजिए। अगर किसी की डेफिशिएंट हो तो वो कितना डोज अपनी सॉइल में डालेंगे तो वो एफिशिएंटली या फर्टाइल हो जाएगी, वो बताने के लिए। जो नेक्स्ट है वो है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इस्टेब्लिश किया गया था 2014-15 में। इट इज़ अ फंड क्रिएटेड टू एब्जॉर्ब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इन सिलेक्टेड कमोडिटी प्राइस। तो आपको इसका हेतु ध्यान में रख लीजिए। इसको क्रिएट किया गया था ताकि जब प्राइस में वॉलेटिलिटी आ जाती है, ठीक है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, उस चीज़ को, उस स्टॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए सच गुड विल बी प्रोक्योर्ड डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एट फार्म गेट और मंडी एंड मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट मोर अफोर्डेबल प्राइजेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करती है कि जब उन चीज़ों के प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई अप ऊपर जाने लगते हैं तो फार्मर्स के द्वारा डायरेक्टली उनके द्वारा परचेस किया जाता है और कंज्यूमर को मोर अफोर्डेबल प्राइस पे दिया जाता है। लॉसेस सस्टेन्ड इफ एनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मस्ट बी शेयर्ड इन दी ऑपरेशन। तो जो भी लॉस हुआ जा रहा है वो सेंटर एंड स्टेट के बीच में शेयर किया जाएगा। द सम इन अ फंड इज यूजुअली यूज्ड फॉर एक्टिविटीज एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन up the high low prices. For example, acquisition of a certain goods and distribution of the same as and when appropriate so that costs remain within a range. तो एक रेंज में प्राइस को रखने के लिए ये चीज़ें करी जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक फंड है जिसे 2014-15 में क्रिएट किया गया था ताकि अगर कभी किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे फार्मर्स के द्वारा ख़रीदा जाएगा और कंज्यूमर तक अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाया जाएगा, और अगर कभी कम हो जाती है तो वो उस साइड, दूसरे साइड में वो बेनिफिट चला जाएगा, राइट। जो भी है, जो लॉस होता है वो सेंटर एंड स्टेट अपने बीच में सस्टेन कर लेंगे। उसके बाद हमारे क्वेश्चन के 4th ऑप्शन में बात की गई है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में। इट इज़ अ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम है। दैट एम्स टू प्रोवाइड कंटिन्यूस 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, गाँवों तक 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुँचे, उसके लिए हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाई गई है। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। टू एंश्योर जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर कंज्यूमर, मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फीडर्स एंड कंज्यूमर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड, एंश्योर इलेक्ट्रिसिटी रीच रिमोट एंड आइसोलेटेड एरिया। सभी एरियाज तक, रिमोट से आइसोलेटेड एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके वो एंश्योर करना। इसके नोडल एजेंसी होगी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, RECL, ये सर्व करेगा नोडल एजेंसी के तौर पे। और ये जो आ जाता है ओवरऑल स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 47 के द्वारा जितने भी स्कीम, योजना, फंड डिस्कस किए गए थे उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट
First, 65% of country's population live in a rural area and 47% of our population is dependent on agriculture for their livelihood. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट कह रहे हैं कि 65% ऑफ जो हमारी कंट्री की जो 65% की आबादी है वो रूरल एरियाज़ में रहती हैं एंड 47% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के लिए ऊपर डिपेंडेंट है। जब हम आज़ाद हुए थे 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पे, अब वो कम हो करके 47% हो गया है। सेकेंड स्टेटमेंट बात कर रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, जो कहा जा रहा है इट एम्स टू इनेबल इकोनॉमिकली वीक हाउस होल्ड टू एक्सेस गेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Third, Jal Jeevan Mission was announced to be implemented in partnership with state to provide tap water connection to every rural household and public institution in village like school, Anganwadi, center, ashram shala, health center, etc. देख लेते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज़ 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बड़े ही फैक्चुअल है, 65% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, करेक्ट है। 47% उनमें से 47% हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए, बिल्कुल करेक्ट है, फैक्चुअल है। बट यहाँ पे दो स्कीम्स के बारे में, योजना के बारे में बात की गई है, मिशन के बारे में बात की गई है दो, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना दैट इज़ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम है। अब इस जो वर्ड है उससे आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने तरीके की स्कीम्स चलती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी आती हैं, ठीक है। जब भी आप बजट पढ़ते हैं तो उसे बड़े ही ध्यान से देखना है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरफ जो हमारी गवर्नमेंट है कितना पैसा दे रही है, सेंट्रल सेक्टर की तरफ कितना दे रही है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या हो जाता है, सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट मिलके अपना पैसा लगाते हैं, जबकि सेंट्रल सेक्टर के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग दी जाती है। आई होप दोनों ही अलग अलग प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको क्लियर होगा। सो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2011 में। इसका एम है टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी थ्रू प्रमोशन ऑफ मल्टीपल लाइवलीहुड एंड improved access to financial service for rural poor household across the country. It involved working with community institutions through community professional in spirit of self-help, which is a unique proposition of दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आपने इसका स्टेटमेंट देखा होगा जहाँ पे आप स्टेटमेंट में ही देख रहे हैं, इट एम्स टू इनेबल इकोनॉमिकली वीक हाउसहोल्ड टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना, ये इसके मेन मुद्दे में आ जाता है। जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं, तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। टारगेट क्या है, एम क्या है, इट प्रपोजेस to supply 55 liters of water per person per day to every rural household through functional household tap connection by 2024 तक 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर रूरल हाउसहोल्ड तक पहुँचे, ये इसका टारगेट रखा गया था। जल जीवन मिशन लुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर वाटर, देयर बाय मेकिंग इट एवरीवन्स प्रायोरिटी। इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये आपको पता हो तो 2019 में ही क्रिएट की गई थी। इट एम्स the mission ensure functionality of existing water supply system, water connection, water quality monitoring and testing as well as sustainable agriculture। तो सिर्फ वाटर पहुँचे ऐसा ही नहीं है, वाटर की क्वालिटी भी उम्दा हो, ये भी इसके एम के तहत आता है। इट ऑल्सो इंश्योर कंसेक्यूटिव यूज़ ऑफ कंजर्व वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑगमेंटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स रीयूज़। क्वेश्चन नंबर 49, Which of following industry is known as sun-rising industry? Dairy industry, information technology, health and clinic, diamond industry। करेक्ट आंसर हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ऐसे क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हैं,
यहाँ पे आपको समझना होगा कि सनराइजिंग इंडस्ट्री है क्या, ताकि अगर अगली बार ऑप्शन में कोई और इंडस्ट्री होती है तो आप बिल्कुल एंश्योर हो कि यही इंडस्ट्री है वो है जिसे सनराइजिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। So, a sunrise industry is a new business or business sector showing potential for substantial and rapid growth. Notable characteristics of sunrise industries include high growth rate and a lot of startup and venture capital funding. Example of sunrise industry include 2003-7 के अंदर alternative energy sector and 2011-12 के अंदर social media and cloud computing industry. A sunrise industry is often characterized by high degree of innovation and its rapid emergence may threaten to push a competing industry sector into obsolescence which is already declining. So sunrising industry उसे कहा जाता है जो इंडस्ट्री अचानक से ही बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ दिख रही है और जिसमें ग्रो होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कह सकते हैं, सनराइज इंडस्ट्री, जिसके तरीके से आप ऑप्शन में देख सकते हैं डेयरी, हेल्थ एंड क्लिनिक, डायमंड इंडस्ट्री उसमें नहीं आती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इन दिनों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इससे उसे सनराइजिंग इंडस्ट्री कहा जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट मेंशन बिलो। फर्स्ट, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। In Good Governance Index, Gujarat has been ranked first for 2 consecutive years. Second, Export Preparedness Index 2021, Gujarat ranked first with a score of 70.86, attracted FDI capital, foreign direct capital of rupees 228833 crore. Third, State Food Safety Index 2021-2022. Among the large 20 states, Gujarat ranks second with the 77.5 score. Statement 4. As per DPIIT ranking, Gujarat ranked first in providing strong ecosystem for startup. Gujarat emerged as a best performer in a category of states in a startup ranking of states 2021. यहाँ पे गुजरात की रैंकिंग की बात की गई है अलग अलग इंडेक्स के अंदर। आपके ऑप्शन कोड दिए गए हैं जिसमें से डी करेक्ट हो जाता है, यानी चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी हर इंडेक्स के अंदर गुजरात की जो रैंकिंग बताई गई है वो करेक्ट है। अब हम इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बार क्वेश्चन बना है रैंक को लेकर के, तो नेक्स्ट टाइम या कभी भी या दूसरी एग्ज़ाम्स में इंडेक्स को लेकर के जो क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हें एक बार रेफर कर लेते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स सेंटर ने इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को। आपको पता होना चाहिए 25 दिसंबर 2021 किन के लिए जाना जाता है। उस दिन को गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बिल्कुल शेयर कीजिएगा कि 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाया जाता है और गुड गवर्नेंस इंडेक्स उसी दिन को लॉन्च क्यों किया गया था। मतलब जो पर्सनालिटी है, जो रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, उनकी याद में ये किया गया था, तो वो कौन है मैं जानना चाहूँगी आपसे। To provide quantifiable data to compare the state of governance in all state and union territories, enable them to formulate and implement suitable strategies for improving governance and shift to result-oriented approaches in administration. ये प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इंडेक्स हो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है वो आपको याद होना चाहिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या कंपेयर करता है, इट कंपेयर स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन ऑल स्टेट, यानी सभी स्टेट और यूटीज के अंदर स्टेट ऑफ गवर्नेंस कैसा है वो कंपेयर करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। हम डिस्कस करते हैं दूसरा इंडेक्स, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। EPI is a comprehensive tool which measure export preparedness of a state and citizen. इंडिया कितना ज़्यादा कोई स्टेट और यूटी एक्सपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड है। इसके पिलर्स देख लीजिए, पिलर्स मेन है, मेजर है, याद रखना है आपको। पॉलिसी, अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है उस स्टेट के अंदर, एक्सपोर्ट करने का इकोसिस्टम कैसा है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अभी तक की स्टेट की कैसी रही है। तो 4 पिलर है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की, दैट इज पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम
एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो पॉलिसी किस तरीके की है, उस स्टेट की पॉलिसी क्या बिज़नेस को बढ़ावा दे रही है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, ऐसी है, या फिर हर जगह पे जो बिज़नेस है उसको मात मिल रही है। बहुत ज़्यादा उन्होंने पॉलिसी ऐसे बना ली है कि हर चीज़ की क्लियरेंस लेने के लिए बिज़नेस जो शुरू कर रहा है, जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसको हर बार धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसी पॉलिसी बनाई गई है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को ध्यान में रखती हुई पॉलिसी बनाई गई है। बिज़नेस इकोसिस्टम कैसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है उस स्टेट की, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है और अभी तक का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है स्टेट का। थर्ड इंडेक्स था स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसको रिलीज़ किया जाता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। यहाँ हम देख लेते हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। इसको रिलीज़ किया था जून 7 ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 2019 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव है फोस्टर healthy competition and catalyze positive change in food safety ecosystem throughout the country, ultimately ensuring provision of safe and wholesome food to all residents. टॉप 3 परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो केरला, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर 2024 के स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर टॉप रहे हैं। ध्यान में रखिएगा ये 2024 का डेटा है, ठीक है। लास्ट जो बात की गई थी हमारे ऑप्शन डी के अंदर स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग की, 2024 के अंदर 33 स्टेट एंड यूटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, विच रैंक देम अंडर 5 कैटेगरी। बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी याद रख लेनी है। कौन सी कैटेगरी आती है? बेस्ट परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस, लीडर, एस्पायरिंग लीडर एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये रिलीज़ किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। इसका एम है टू एवेल्युएट इंडियन स्टार्टअप लैंडस्केप थ्रू द आई ऑफ अ स्टेट पॉलिसी इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफाई स्टेट प्रैक्टिस दैट एक्सेलरेट इकोसिस्टम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो जो हमारा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है उसको DPIIT के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है ये, ताकि एवेल्युएट किया जा सके कि जो स्टेट्स, सभी स्टेट्स और यूटी हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है, जो पॉलिसी है, क्या वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ऐसा इकोसिस्टम अपने स्टेट में, यूटीज़ में क्रिएट कर पा रहे हैं, वो ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए रैंकिंग की जाती है। चलिए इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने डिस्कस किए नए 10 क्वेश्चन, जिनके टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे एंड बहुत कुछ नया जाना होगा। तो अगर ये चैनल इस यूट्यूब के वीडियो के द्वारा आपको कोई भी मदद मिली हो तो आप इसे दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी था। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए एज अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जानना अगर आपको जानने को मिल रहा है तो एंजॉय कीजिए, मज़े से पढ़ाई कीजिए। सच्ची बता रही हूँ, ये इतने सारी चीज़ें, इतने सारे डेटा इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आपका एक लाइक ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। हालांकि मैं ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ कि लाइक्स ना मिले तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ। हाँ, बट अगर लाइक्स मिलते हैं, पॉजिटिविटी आपकी तरफ से भी आती है तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाऊँगी, वरना ये एफ़र्ट मैंने खुद की तरफ से लिया है तो वो तो हमेशा चालू ही रहेगा, राइट। बट ये आपकी तरफ से होगा कि आप इस चैनल के लिए कुछ अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं, अगर ये आपकी लाइफ में कुछ प्लस दे पा रहा है तो ठीक है। इसी के साथ साथ आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।